हेलो। आप सभी का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय समास में चल रहे हैं। हम लोग कई दिनों से कई वीडियो में इस समय समास को ही समझ रहे हैं और आप लोग अच्छी तरह समास का मतलब समझ चुके हैं। समास यानी संक्षिप्त। समास में हम लोग इस समय तत्पुरुष समास में चल रहे हैं। देखिए, तत्पुरुष समास में चल रहे हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसको हमने बताया है कि उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ, उत्तर माने बाद वाला होता है, पूर्व माने पहले और उत्तर माने बाद। यानी जिस समास में बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। हम लोग इस समय तत्पुरुष समास में जो उसका भेद है व्यधिकरण, तो व्यधिकरण के 6 भेद हैं, ऐसा हमने बताया है। उन 6 भेदों में हमने 4 भेदों को पढ़ लिया है। कौन कौन? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष। अब षष्ठी तत्पुरुष समास को समझना है और उसी को आज हम लोग समझेंगे। किसको? षष्ठी तत्पुरुष समास को। कि षष्ठी तत्पुरुष समास हम कहते किसे हैं, तो हम बता देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जिस तरह हमने द्वितीया को समझा, तृतीया को समझा, चतुर्थी को समझा, पंचमी को समझा, ठीक वही चीज षष्ठी में भी है। वह क्या क्या चीज है जो सब में है? तो यही चीज है कि द्वितीया के पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति होती है, तृतीया तत्पुरुष समास में पूर्व पद में तृतीया, चतुर्थी में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति, पंचमी में पूर्व पद में पंचमी विभक्ति और षष्ठी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है। यही इसकी पहचान है कि इसके पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होगी, तो षष्ठी विभक्ति होगी और बाद वाला कोई समर्थ पद होगा। यही जो है षष्ठी तत्पुरुष की पहचान है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास को विस्तार में समझते हैं, यानी विस्तारित रूप से हम लोग देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास को। षष्ठी विभक्ति कारक का अर्थ होता है संबंध, और ऐसे षष्ठी विभक्ति वाले किसी भी शब्द का सामर्थ्य के अनुसार योग्य पद के साथ समास कर सकते हैं। आप यहाँ पर यह समझ गए कि जो हम पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति की बात कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती क्यों है? क्योंकि जहां पर संबंध की बात की जाती है वहां षष्ठी विभक्ति ही होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति ही होती है। यही चीज यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, यानी राम दशरथ का पुत्र है। राम दशरथ का पुत्र है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। देखिए, यहाँ पर राम दशरथ का पुत्र है, तो यहाँ दशरथ का पुत्र कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि हम उस राम की बात कर रहे हैं जिनको कि दुनिया भगवान मानती है। अगर उनकी बात कही जाएगी तो राम दशरथ के पुत्र हैं, आदर के साथ ऐसा बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये उनकी बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई कथा कहानी नहीं है, बल्कि एक षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम यही कहेंगे कि राम दशरथ का पुत्र है। तो जब राम दशरथ का पुत्र है, यानी दशरथ और राम एक दूसरे के संबंधी है।
तो राम, अब यहाँ तो राम अलग हो गए, राम यहाँ पर कर्ता के रूप में आ गए, लेकिन यहाँ पर पुत्र संबंध के रूप में आ गया। दशरथ से पुत्र का संबंध है, दशरथ से पुत्र का संबंध है। तो अब इसलिए जो है दशरथ में कौन सी व्यक्ति आई है? षष्ठी, दशरथस्य हो गया है। क्या हो गया है? ध्यान से देखिए, दशरथस्य, षष्ठी विभक्ति, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये तत्पुरुष कैसे है, ये भी सवाल उठता है कि ये तत्पुरुष कैसे, इसको हम कहेंगे कि ये तत्पुरुष ही है, कोई और समास क्यों नहीं कह सकते हैं? तो नहीं, हम कोई और समास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले पद की अर्थ की प्रधानता है। दशरथस्य पुत्रः, यहाँ पर हम इशारा पुत्र की तरफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, पुत्र की तरफ कर रहे हैं, न कि दशरथ की तरफ। प्रधानता बाद वाले पद के अर्थ की है, न कि पूर्व पद की, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। और इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये तो विग्रह है, ये क्या है? विग्रह है। दशरथस्य पुत्रः, यह विग्रह है, यानी विस्तारित रूप है। हम इसका समास भी देखेंगे, समास क्या होगा। तो दशरथस्य पुत्रः यानी दशरथ पुत्रः, इसका समास क्या हो जाएगा? दशरथ पुत्रः। अब देखिए यहाँ पर दशरथ पुत्रः क्यों हो गया? ये दशरथस्य का जो स्य है, यानी जो विभक्ति है, ये कहाँ चला गया? तो नियम के अनुसार समास होने पर बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है। अब यहाँ पर समास हुआ है तो इसकी विभक्ति लुप्त हो गई है, इसलिए केवल दशरथ हो गया है, दशरथ पुत्र। इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यदि दशरथ पुत्र लिखा रहेगा और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। और कौन तत्पुरुष? तो षष्ठी तत्पुरुष। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर दशरथ का पुत्र के साथ संबंध है, यहाँ पर संबंध दिखाई दे रहा है, तो जहाँ भी संबंध दिखाई देगा वहाँ जो है षष्ठी तत्पुरुष ही होगा। अगला उदाहरण देखिए, राज्ञः भवनम, राज्ञः भवनम, इसका समास क्या होगा? राज भवनम। ये देखिए, ये विग्रह है, ये क्या है? विग्रह है, और ये इसका समास है। तो राज्ञः विग्रह कैसे है? क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ध्यान दीजिए, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और इसके आगे भी एक पद है भवनम, यहाँ दो पद है और बीच में विभक्ति आ गई है। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति लग जाने के कारण ये क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। और तत्पुरुष क्यों हम कहे हैं? क्योंकि यहाँ पर राज से अधिक भवन की महत्ता है। यहाँ पर फोकस हमारा भवन की तरफ है कि ये राज भवन है, यहाँ पर राजा की तरफ नहीं है, यह राजा का भवन है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है कि यह राजा का भवन है। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता भवन की है, राजा की नहीं है, इसलिए यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे देखिए, जलस्य प्रवाह, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी प्रवाह शब्द पर फोकस किया गया है। किस पर? प्रवाह शब्द पर फोकस किया गया है। तो प्रवाह बाद वाला पद है और प्रधानता इसी की है, इसलिए यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और पहले पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है जलस्य, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। यह विग्रह पद है जलस्य प्रवाह, क्योंकि इसमें विभक्ति दिखाई दे रही है और दोनों पद अलग अलग हैं, तो यह विग्रह है। और जल प्रवाह, यहाँ पर विभक्ति छुप गई है और दोनों पद एक हो गए हैं, तो यह समासिक पद है। आप लोग इतना समझ गए? अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले पृष्ठ पर देखते हैं।
एक और उदाहरण आया है और बहुत ही अच्छा उदाहरण है। गंगायाः जलम, गंगा जलम। हम लोग अक्सर कहते हैं यह गंगा का जल है या यह गंगा जल है, दोनों ही बात कहते हैं कि यह गंगा का जल है या यह गंगा जल है। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। देखिए, समास की यह भी खासियत है कि वह विग्रह में भी वैसा ही अर्थ निकालता है और समास होने पर भी वैसा ही अर्थ निकालता है, और दोनों का अर्थ समान निकलता है। तभी हम मानेंगे कि हम जो समास किए हैं वह सही है या जो विग्रह किए हैं वह सही है। यहाँ पर दोनों का अर्थ वही निकल रहा है। गंगाया जलम, गंगा का जलम, यानी गंगाया जलम, गंगा का जल, गंगाया जलम, गंगा का जल, और गंगा जलम, गंगा का जल, दोनों का अर्थ यही निकल रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, यह उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यह जानते हैं कि ऐसे उदाहरण बहुत सारे परीक्षा में आता है। अब कई जगह कंपटीशन देने जाते हैं, उसमें भी आता है, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। संस्कृत में गंगा जलम लिखा रहेगा और हिंदी में गंगा जल लिखा रहेगा। अब कहेगा कि गंगा जल का समास विग्रह करें और समास का नाम बताएं, तो आप हिंदी में केवल इतना ही कहिएगा कि गंगा जल यानी गंगा का जल, यह विग्रह हो गया। और कौन सा समास है तो आप कहिएगा यह तत्पुरुष समास है। कैसे भाई? तो देखिए, यहाँ पर इशारा जल की तरफ है, न कि गंगा की तरफ। हम चम्मच में भी लिए हैं, लोटे में भी लिए हैं, कहीं पर भी लिए हैं, या कहीं पर भी हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा भी जल है तो उसको हम कह रहे हैं कि यह गंगा जल है, यानी यह गंगा का जल है। तो हम इशारा जल की तरफ कर रहे हैं, न कि गंगा की तरफ। यहाँ पर गंगा नदी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि गंगा का जल दिखाई दे रहा है। वह थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ प्राथमिकता बाद वाले पद की है, जल की है, इसलिए तत्पुरुष समास है। और षष्ठी तत्पुरुष समास कैसे है? तो इसके पहले पद में षष्ठी विभक्ति आ गई है, गंगायाः, या हिंदी में कहेंगे तो गंगा का, काके की, यह भी षष्ठी का ही चिन्ह है। हिंदी में काके की और संस्कृत में वहां पर सिया लगा दिए और उसके अनुसार चल दिए तो वो हो गया, यानी षष्ठी विभक्ति आ गई। यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला उदाहरण है रावणः लंकायाः पति। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लंकायाः पति क्या आया है? लंकाया है आया है, लंका का। और दूसरा पद है पति। यहाँ पर पहले पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान दीजिए। अब दोनों पद अलग अलग हैं और पहले पद में विभक्ति दिखाई दे रही है। यह क्या है? विग्रह है। यह क्या है? विग्रह है। इसका समास यहाँ पर है, देखिए, रावणः लंकापति अस्ति। यहाँ पर समास हो गया है, लंकायाः पति, इसका समास हो गया है लंकापति। यहाँ पर विभक्ति छुप गई है और दोनों पद एक हो गए हैं। ये तो हम जान लिए कि ये विग्रह है और ये समास है, लेकिन ये कौन सा समास है, कैसे है, क्यों है, इसको हम समझेंगे। यह जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। कैसे? तो यहां हम कह रहे हैं कि लंकापति। यहां हम लंका की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लंकापति की बात कर रहे हैं। लंकापति यानी लंका का राजा। हम लंका के राजा यानी रावण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, न कि हम लंका की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिकता
बाद वाले पद के अर्थ की हुई, न कि पहले पद की। इस तरह यह तत्पुरुष है। और षष्ठी तत्पुरुष कैसे है? तो लंका का पति के साथ संबंध है तो विभक्ति आ ही जाएगी। कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। इसमें षष्ठी विभक्ति आ ही जाएगी। यहाँ देख सकते हैं लंकाया। तो जब पहले पद में षष्ठी विभक्ति आ गई तो यह षष्ठी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। आप लोग इसको समझ गए? अगला उदाहरण है प्रतिदिन प्रातः सूर्यास्य उदयः भवति। प्रतिदिन प्रातः सूर्य का उदय होता है। क्या यहाँ पर कर रहे हैं? सूर्य का उदय होता है। ध्यान दीजिए, सूर्य का उदय, सूर्यास्य उदयः। यहाँ पूर्व पद में विभक्ति लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्व पद यानी कौन सा है? सूर्यास्य। सूर्यास्य में विभक्ति लगी हुई है। कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। और बाद वाले पद में प्रथमा विभक्ति। षष्ठी विभक्ति लगी होने के कारण यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। षष्ठी विभक्ति लगी इसलिए षष्ठी तत्पुरुष कह रहे हैं, लेकिन तत्पुरुष है कि नहीं है ये कैसे जानेंगे हम? तो यहाँ सूर्य से अधिक उदय की प्राथमिकता है। सूर्य उदय होता है, हम उदय की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिकता बाद वाले पद के अर्थ की है। इस तरह यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लेकिन यहाँ जो है यह क्या दिखाया गया है? विग्रह। दोनों पद अलग अलग हैं, बीच में विभक्ति है, इसलिए यह विग्रह है। अब इसका समास देखिए क्या होता है। प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय भवति। यहाँ इसका समास क्या है? सूर्योदय। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि सूर्योदय जो है इसका समास है। ठीक है। सूर्योदय कैसे बन गया? सूर्यास्य उदय का ये सूर्योदय कैसे बन गया, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पहले तो हम जब समास करते हैं तो विभक्ति को गायब कर देते हैं, विभक्ति को लुप्त कर देते हैं। विभक्ति लुप्त हो गई, बच गया सूर्य। और सूर्य प्लस उदय जब संधि करेंगे तो हो जाएगा सूर्योदय। इस तरह यह बना है। अब सूर्योदय लिखा रहेगा और आपसे यह पूछा जाएगा कि यह कौन सा समास है, तो आप झट से आंख बंद करके कह दीजिए कि यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और कौन तत्पुरुष? तो यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखिए सूर्योदय ऐसा शब्द है कि यह संधि में भी आता है और समास में भी आता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इस पर आप लोग ध्यान से विचार कीजिएगा और इसका संधि भी बनाइए, इसका समास भी बनाइए। हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि राजन जो शब्द है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो राजन शब्द का जब समास होता है तो समास होने पर न हट जाता है, केवल राज ही बचता है। जैसा कि देखिए उदाहरण में, राज्ञः पुत्रः उद्यानम गच्छति। राजा का पुत्र बगीचे में जाता है या बगीचे जाता है। में भले ही आया है, लेकिन यहाँ पर कर्म है, कोई का चिन्ह दिखाएंगे, उद्यानम ही लिखेंगे, तो राजा का पुत्र बगीचा जाता है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर राज्ञः पुत्र, अलग अलग पद हैं, यानी यह विग्रह है। यह क्या है? विग्रह है। और इस राज्ञः में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। इस तरह यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष कैसे है? तो यहाँ पर राजा से अधिक पुत्र की प्रधानता है। हम कह रहे हैं कि यह राजा का पुत्र है, तो हम राजा के पुत्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, न कि राजा के तरफ। तो यहाँ
पुत्र की प्रधानता है इसलिए तत्पुरुष समास है, और पहले पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसलिए तत्पुरुष समास। यहाँ विग्रह में तो ये चीज़ हम देख पा रहे हैं, लेकिन अब इसका समास यहाँ पर है। कहाँ है? राजपुत्र। ध्यान से देखिए, राजपुत्र यानी राजन शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। यहाँ पर राजन का जो है न क्या हुआ है, हट गया है, केवल राज बचा है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है। अब यहाँ तो विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ हम कैसे मानेंगे कि यह षष्ठी तत्पुरुष समास है? यहाँ तो हम पकड़ लेंगे, जब विग्रह रहेगा तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन जब यहाँ से हमको कहा जाएगा कि इसका समास बनाइए और इसका नाम बताइए, तो हम कैसे कहेंगे कि यह षष्ठी तत्पुरुष समास है? समझना जरा मुश्किल है। अब यहाँ पर आप कहीं देखिएगा कि इसके बाद वाले पद के ही अर्थ की प्रधानता है, पुत्र की ही प्रधानता है, हम पुत्र की तरफ ही इशारा कर रहे हैं इसलिए तत्पुरुष है। और जैसा कि पहले पद में राज्ञ होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर राजा का पुत्र से संबंध है। जब संबंध आ गया तो इस पद में षष्ठी विभक्ति ही होगी। जब षष्ठी विभक्ति होगी तो यह षष्ठी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण हुआ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि राजन प्लस पुत्र, इस स्थिति में न का लोप होकर के राजपुत्र ऐसा हो जाता है। ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अभी मैंने जितना बताया है ये सभी आप लोग याद कर लिए होंगे, या नहीं भी याद हुआ होगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। और आज हम लोग षष्ठी तत्पुरुष समास को समझे। आगे के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगले वीडियो में हम सप्तमी तत्पुरुष समास को लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।